अब बोल क्या करेगी। ओके hello everyone, so today we are going to discuss some geography. So first of all, what is geography? So there are the three branches. First is physical, second is human, and third one is regional geography. Okay, in physical we have astronomy, geomorphology, and soil geography, ocean geography, and biogeography. In human geography we can population and political geography, social geography, cultural, economic, historical, settlement. एंड रीजनल में हम पढ़ेंगे माइक्रो, मीज़ो एंड मैक्रो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन ऑफ द अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ था. तो सबसे पहली थ्योरी जो थी जियोसेंट्रिक थ्योरी. ये जो जियोसेंट्रिक थ्योरी है इसमें कहा गया था कि अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, ये अर्थ है. एंड सन एंड द स्टार्स एंड ऑल द हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. फिर ये थ्योरी भी मतलब निकोलस कॉपरनिकस ने दी थी, द रिवॉल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियन बॉडी. ठीक है, फिर ये थ्योरी चली नहीं ज़्यादा जियोसेंट्रिक थ्योरी, तो उसके बाद नई थ्योरी है, इसको हेलियोसेंट्रिक बोलते हैं. हेलियोसेंट्रिक में बोला कि सन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. यहाँ पे सन को बना दिया था. जियोसेंट्रिक में अर्थ को बनाया था, अब सन को सेंटर में ले आए. एंड अर्थ एंड अदर प्लेनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ठीक है, ये दिया था गैलीलियो गैलीली ने. किसने दिया था? गैलीलियो गैलीली ने. एंड सर इज़ाक न्यूटन जो सपोर्टेड, और आइजैक न्यूटन ने भी इसको सपोर्ट किया था अगेंस्ट जियोसेंट्रिक. जियोसेंट्रिक को हमने माना नहीं, तो हेलियोसेंट्रिक को हमने मान लिया था. फिर आई थी बफन हाइपोथेसिस. क्या नाम है? बफन हाइपोथेसिस. बफन्स हाइपोथेसिस. तो ये जो बफन्स हाइपोथेसिस थे, इसमें कहा था कि अर्थ ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉलिजन. इसने कहा था कि कुछ कॉलिजन होता है सन का और कॉमेट्स का, और उससे क्या हो गया, अर्थ आ गई होगी. ठीक है, ये भी थ्योरी फिर रिजेक्ट हुई. फिर न्यू थ्योरी आई, इसको कहते हैं गैसियस मास थ्योरी. गैसियस मास थ्योरी. इस थ्योरी में कहा गया था, ये था कांट, इमानुएल कांट ने दी थी ये थ्योरी. इसमें कहा गया था कि अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रोटेटिंग नेबुलर मास ऑफ गैस है, इससे सभी रोटेट होते हैं. दैट इज़ द गैसियस मास थ्योरी, जो कि किसने दी थी? ये कांट ने दी थी. फिर नेबुलर हाइपोथेसिस आया. इसके बाद क्या आया? नेबुलर हाइपोथेसिस. इसके बाद आया नेबुलर हाइपोथेसिस. इस नेबुलर हाइपोथेसिस में कहा गया द इंटेंसिटी ऑफ द हॉट नेबुला, फिर ये कूल हो जाता है, एंड रोटेशन एंड द सब्सिक्वेंटली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इंक्रीज फर्दर डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ द मास. ठीक है, तो इसने कहा था कि कुछ हॉट गैसेस होंगी, उसमें कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, एंड दैट विल बी इंक्रीज एंड डिक्रीज. तो फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा प्लेनेटरी बॉडी में जो नेबुला होगा. फिर यहाँ पर कुछ रिंग ऑफ मास बनेगा. ठीक है, दैट वाज द नेबुलर थ्योरी, एंड दैट वाज गिवन बाय द लाप्लेस. लाप्लेस ने दिया था नेबुलर मास थ्योरी को. एंड दिस इज़ द एक्सप्लोजन ऑफ द सिस्टम ऑफ द मोंडे. सो यहाँ पे कुछ एक्सप्लोजन होता रहता है. दैट इज़ द नेबुलर थ्योरी एंड दैट वाज गिवन बाय द लाप्लेस. ये भी नहीं चली, आगे चलते हैं. फिर आई प्लेनेटेसिमल थ्योरी. प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस, ये थी चैम्ब्रिलियन एंड मॉल्टन की. मॉल्टन एंड चैम्ब्रिलियन ने दी थी. इसमें कहा गया कि स्टार्स आर द पासेस टू द सन ड्रू आउट सम मटेरियल विच लेटर इनटू द प्लेनेटरी बॉडी. स्टार्स सन से कनेक्ट होंगे, फिर कुछ प्लेनेटरी बॉडीज़ बनेगी, इस टाइप का कुछ था. दैट वॉज प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस. ये भी गई. मॉल्टन को भी नहीं सुना गया भाई. नए लोग आएंगे. टाइडल हाइपोथेसिस. टाइडल हाइपोथेसिस था जेफेरी का.
ये था जेफेरी का, ठीक है। जेफेरी ने बोला था कि टाइड्स ऑफ द गैसेस मास फ्रॉम द सन क्रिएटेड एंड रिजल्ट ऑफ दिस स्टार्स बन गए, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और फिर कंडेंसेशन वगैरह हुआ, फिर प्लैनेट्स बन गए। तो ये था टाइडल हाइपोथेसिस जो कि जेफेरी ने दिया था, ठीक है। ये भी गई। अब कुछ मॉडर्न थ्योरीज आ गई। इसमें पहली थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इसको दिया था एल्फवेन ने दिया था। एल्फवेन ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है सन के अराउंड, ठीक है, जहाँ पर कुछ डस्ट होता है और गैसेस पार्टिकल होते हैं। द डस्ट एंड गैसेस मास रिवॉल्व अराउंड द सन, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एट द लेटर स्टेज द प्लेनेट ग्रू देयर आउन मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाता है। ये भी गई थ्योरी, एल्फवेन को भी सुना नहीं गया। अब आई बाइनरी स्टार थ्योरी। बाइनरी स्टार थ्योरी आ गई, ठीक है। इसमें रोजेल नाम का एक बंदा था और एक था लिटलेटन, इसको सुना गया। फिर इसके बाद में बाइनरी स्टार को भी छोड़ा गया। नई थ्योरी आ गई, उसको कहते हैं सुपरनोवा। ये तो सबको पता है, न्यू थ्योरी है सुपरनोवा। ये दी थी हॉयले ने, हॉयले एंड द लिटलेटन ने। इसमें कहा गया सन वाज सराउंडेड बाय द सोलर नेबुला। ये रिवाइज नेबुलर भी आई थी एक, उसमें सुपरनोवा के बाद में रिवाइज नेबुलर आई थी, और जो दिया था शिमेडिट ने, शिमेडिट हो गया। और जो सुपरनोवा थी वो तो हॉयले ने दी थी, ये शिमेडिट ने दी थी जो रिवाइज नेबुलर है। इसमें यही कहा था कि एक नेबुला होता है, हीलियम हाइड्रोजन डस्ट होते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा, कोलिजन होगा पार्टिकल्स का, और फिर प्लेनेट बन जाएंगे। और लास्ट में जो न्यू थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी में को हबल ने बताया था, एडविन हबल ने, ठीक है, एंड 1920 में आई थी। एक्सपांडिंग ऑफ द यूनिवर्स भी बोलते हैं इसको। एक्सप्लोजन होता है स्मॉल मासेस का, टेम्परेचर, हाई डेंसिटी लीड टू द origin of universe. Within this expansion of universe is supported but not the expansion of galaxy. Galaxy नहीं होता है, it is expansion of the universe होता है, ठीक है। Now अब हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यूनिवर्स पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। नाउ लेयर्स बताएंगे हम। पहले ये पूरा अर्थ है हमारे पास, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है दिस इज कोर, ठीक है। सो ऑब्स्टक शेप ऑफ द अर्थ कैसा है? ऑब्लेट स्पेरोइड बोलते हैं इसको, ऑब्लेट एंड स्पेरोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेरोइड। ध्यान रखना, इट इज़ ऑब्लेट स्पेरोइड एंड स्लाइटली फ्लेटन्ड एट द पोल्स। मतलब ये स्लाइटली पोल्स पर क्या है? फ्लेटन है, यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा फ्लेटन है, फ्लेटन एट द पोल एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर। और यहाँ पे बल्ज होता है, बल्जिंग एट द इक्वेटर। यहाँ पर तो ये क्या है? फ्लैट है, और यहाँ पर क्या है? बल्जिंग हो रही है इसकी, बल्जिंग ऑफ द इक्वेटर। सो देयर इज़ ए आउटर मोस्ट लेयर जो होती है दैट इज़ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशनिक क्रस्ट। सो ये आउटर लेयर को कहते हैं हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशनिक क्रस्ट। देन द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ इज, वी कैन से देयर इज ए ऑक्सीजन दैट इज़ 47%, ऑक्सीजन इज़ 47%, silicon is 28%, and aluminum is 8%, iron is 5%, and calcium is 3.5%. Okay, so as per that ऑक्सीजन 47% बताया जा रहा है, सिलिकॉन जो है 28% है, और एल्यूमिनियम जो है 8% है, आयरन जो है 5% है, और कैल्शियम जो है 3.5% है। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा क्रस्ट पर ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ठीक है। नाउ कंपाउंड बाय द परसेंटेज अगर देखा जाए तो क्रस्ट के अंदर सियाल होता है। सियाल मतलब सिलिका, एल्यूमिनियम और लाइम, सियाल, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेयर हो गई हमारी। अब सेकेंड लेयर को हम कहते हैं मेंटल। मेंटल में क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ द सिलिकॉन, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सीमा बोलते हैं जिसको, नोन एज द सीमा, और मैफी भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक, यहाँ पे सॉलिड बेस क्रस्ट होता है। अपर मेंटल को सॉलिड बेस क्रस्ट बोलते हैं, ये जो अपर मेंटल है।
इसको बोलते हैं सॉलिड बेस क्रस्ट, ठीक है। मेड अप द हैवी रॉक पी, जिसको हम पेरिडोटाइट बोलते हैं। अपर एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर ऑफ फ्लूइडिक ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो इसको एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। इस जगह पे एक लेयर होती है, इसको एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी फ्लूइडिक होती है, इसलिए इसको एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। लेयर इज़ द फ्लूइडिक ड्यू टू द हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है, इस वजह से ये फ्लूइडिक है, इसलिए इसको एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। फिर थोड़ा और नीचे आएंगे तो अपर मेंटल, लोअर मेंटल और द लोअर एस्थेनोस्फेयर पाई जाती है। तो यहाँ पे सॉलिड बेस क्रस्ट होगा अपर मेंटल पर और मेड अप ऑफ हैवी रॉक ऑफ पीरियोडोटाइट। नाउ लेयर इज फ्लूइडिक ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो कि लोअर एस्थेनोस्फेयर होगा, ठीक है। फिर हम आएंगे कोर की तरफ। ये जो लास्ट यहाँ पर है, दिस इज़ द कोर, यहाँ पे है निकल और फेरस, ठीक है। सो कोर इज़ मेड अप सॉलिड आयरन एंड निकल एंड दिस इज़ द आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर तो जो होता है ये होता है मॉल्टन फॉर्म में, और जो इनर कोर होता है ये क्या होता है, सॉलिड होता है, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पाया जाता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे कुछ डिसकंटिन्यूटीज़ क्रिएट होती है। अब ये डिसकंटिन्यूटीज़ जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉनराड, ये जो पहली जो डिसकंटिन्यूटी है इसको कहते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। कॉनराड का मतलब क्या होता है, बिटवीन द अपर क्रेस्ट एंड लोअर क्रेस्ट के बीच की जो है, विच इज़ नॉन एज द कॉनराड। फिर है मोहो डिसकंटिन्यूटी, क्रस्ट जो कि है बिटवीन क्रेस्ट एंड एस्थेनोस्फेयर, ये है एस्थेनोस्फेयर। तो क्रेस्ट और एस्थेनोस्फेयर के बीच में जो बनती है उसको कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। फिर आएगी रापेटी। रापेटी क्या है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ये जो मेंटल वाली जो लेयर है इसके बीच में जो बनती है इसको कहते हैं हम रापाटी और रापाटी डिसकंटिन्यूटी। फिर है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग जो है मेंटल और कोर के बीच में बनती है, इसको हम कहते हैं गुटेनबर्ग, ठीक है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद लास्ट में जो इनर कोर और आउटर कोर के बीच में है इसको कहते हैं लेहमान, लेहमान, ठीक है। तो फर्स्ट हो गई लेहमान, फिर आ गई गुटेनबर्ग, फिर आ गई रापाटी, फिर आ गई मोहो विवरिक, और इसके बाद लास्ट में आती है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। तो ये हमारी कुछ डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, हमें नाम ध्यान रखना है। फिर देखो लिथोस्फेयर जो होता है हमारा, लिथोस्फेयर दैट इज़ द क्रस्ट प्लस अपर मेंटल से बना होता है। एंड ओशिनिक लिथोस्फेयर एंड कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर दो होते हैं। थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज हाईएस्ट इन द ओशिनिक क्रस्ट। मेंटल इज़ द लार्जेस्ट लेयर। अब देखो मेंटल जो है ना सबसे बड़ी लेयर होती है यहाँ पर, एंड दैट इज़ followed by the crust and core. तो first is the mantle, then will be the crust and then will be the core. ये sequence important है, ठीक। then earth density increase gradually from crust to core. जैसे जैसे आप core की तरफ जाओगे so density will going to be increased. Oceanic crust is denser than continental crust. and one more thing, oceanic crust जो होता है that is क्या होता है, dense होता है, किससे, continental crust से। सो दिस ऑल अबाउट द अर्थ का जो शेप है उसके बारे में पढ़ा हमने। अब हम पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन, अर्थ रोटेट इन एक्सिस वेस्ट टू ईस्ट। कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ करती है। द सीजन फॉर द अपेरेंट मोशन ऑफ द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड दैट इज़ अर्थ रोटेट करती है 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड के अंदर। फ्रॉम द नॉर्थ पोल, अब जब हम देखेंगे नॉर्थ पोल, फ्रॉम द नॉर्थ पोल द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ रोटेशन इज परसीव्ड एज ए काउंटर क्लॉकवाइज। हेयर इज दिस काउंटर क्लॉकवाइज एंड साउथ पोल में इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज ऑफ द इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज एंड साउथ में है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सो साउदर पोल में तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा एंड नॉर्दर्न में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेशन करेगा। नाउ द डे वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन वेलोसिटी एट द पोल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0. नाउ द वेलोसिटी एट द पोल it is almost 0 and the greatest rotational velocity is found in the equator. So here is the greatest velocity is found in the equator. The rotational velocity at the 60 degree latitude is equal to the half of the velocity found in the equator.
बड़ी हुई, अच्छा हुआ। The rotational velocity at the pole is the equal to 0 and it is pole is the 0. Okay, and the greatest rotational velocity is found in the equator. Here is the greatest rotational velocity. So velocity at the 0 degree, it is highest velocity. Okay, and velocity at the pole it is 0. And 60 डिग्री पर जो रोटेशनल वेलोसिटी है दैट इज़ हाफ ऑफ द वेलोसिटी फाउंड इन द इक्वेटर, और 60 डिग्री पर जो वेलोसिटी होती है दैट इज़ द हाफ ऑफ द इक्वेटर. नाउ इट इज़ इफेक्ट. इसका इफेक्ट क्या होता है? डे एंड नाइट. डे एंड नाइट मतलब डे एंड नाइट कैसे बनते हैं? देखो, पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग ए सन एक्सरसाइजिंग डे. जब भी अर्थ सन के फेस करती है दैट इज़ डे. एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन दैट इज़ नाइट. अगर वो अवे हो जाता है तो दैट इज़ नाइट. ठीक है, तो पार्ट ऑफ द अर्थ, द लाइन अराउंड द अर्थ सेपरेटिंग द लाइट एंड डार्क हाफ इज़ द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. इसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. दिस इज़ द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. नाउ देयर इज ए सर्कुलेशंस ऑल्सो. व्हाट काइंड ऑफ सर्कुलेशंस? एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अलोंग द लेयर्स. सो दिस इज़ द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन. ठीक है, एंड दैट इज़ द लेयर्स के अराउंड जो सर्कुलेशन होता है. एंड ये सर्कुलेशन होता क्यों है? बिकॉज यहाँ पे क्या पाया जाता है? कॉरियोलिस फोर्स पाया जाता है. ओशिनिक सर्कुलेशन बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वाटर ऑफ द ओशिन. वाटर जो है वो ओशिन का वो मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ ओशिन साइकिल बनेगा. टेक्स 10,000 ईयर टू कंप्लीट ए साइकिल. कितना ईयर? 10,000 ईयर लगता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? आई एम टॉकिंग अबाउट लैटिट्यूड एंड दिस इज़ द लैटिट्यूड एंड दिस इज़ द लॉन्गिट्यूड. ठीक है. सो लैटिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइन्स अराउंड द अर्थ पैरेलल टू द इक्वेटर. ये जो इक्वेटर है इसके पैरेलल जो लाइन्स है दे आर कॉल्ड द लैटिट्यूड. एंड लैटिट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज इन साइज फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल. जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगी इसका साइज क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड इज़ ग्रेटेस्ट इन द पोल. यहाँ पर पोल में क्या होता है? डिग्री इसकी ग्रेटेस्ट होती है. देन द इक्वेटर, इक्वेटर में 110 होती है और 111 होती है कहाँ? पोल में. लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज द एंगुलर डिस्टेंस इज मेजर्ड either north or south of the equator. Distance between latitude are constant and the length of the 60 degree latitude is the half length of the equator and the length of the 75 latitude is the 1/4 of the length of the equator. So length of the 60 degree latitude is the half of the length of the equator and the length of the 75 degree is the 1/4 of the equator. Now important latitudinal lines बनाई गई है जो कि आर्कटिक सर्कल है दैट इज़ 66.5 एंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दैट इज़ 23.5 एंड लार्जेस्ट ऑफ ऑल लैटिट्यूड जो है विच इज़ द 0 डिग्री एंड ऑल्सो कॉल्ड द 0 डिग्री लैटिट्यूड. और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है यहाँ पे है 23.5 एंड 23.5 एंड दैट इज़ अंटार्कटिक सर्कल दैट इज़ 66.5. लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, लॉन्गिट्यूड आर द सीरीज ऑफ द सेमी सर्कल पासिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ क्लोजिंग टू द इक्वेटर एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑल मेरिडियन आर इक्वल इन द लेंथ. मेरिडियन एक्सटेंड अप टू 180 डिग्री फ्रॉम ईस्ट ऑफ द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन दैट इज़ 180 डिग्री एंड ऑल द मेरिडियन क्रॉस द इक्वेटर एट द राइट एंगल. तो ये जो मेरिडियन है क्रॉस करते हैं इक्वेटर को राइट एंगल के साथ ये क्रॉस करते हैं. Degree of the longitude is greater at the equator. Degree of the longitude is the greater at the equator that is 111 and longitude is the पोल में क्या होती है? पोल में ये 0 डिग्री पे चला जाता है, 0 किलोमीटर होता है, बट इट इज़ हाईएस्ट इन द इक्वेटर. ऑल मेरिडियन क्रॉस द इक्वेटर एट द राइट एंगल. जितनी भी मेरिडियन है वो क्रॉस करती है किसको? इक्वेटर को राइट एंगल पर. एंड मेरिडियन एक्सटेंड अप टू 180 डिग्री फॉर द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन के 180 डिग्री में ये ईस्ट या वेस्ट जाती हैं. ना 0 डिग्री मेरिडियन जो होती है, अब हम बात करेंगे 0 डिग्री मेरिडियन की. 0 डिग्री मेरिडियन इज़ द 1884 में इसको लाया गया था.
इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, जो कि दो मतलब हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड कर देगी पूरी अर्थ को। पासिस थ्रू द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन, यहाँ पे लंदन है और ग्रीनविच यहाँ से ये पास करती है। ग्रीनविच मेरिडियन इज हैज़ अडॉप्टेड द इंटरनेशनल एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट ऑन द एनी मेरिडियन एंड द प्राइम मेरिडियन ऑफ द ग्रीनविच, एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज द मेजर्ड एदर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन की, या ईस्ट में जाना होता है या वेस्ट में। पॉजिटिव लॉन्गिट्यूड इज द लॉन्गिट्यूड काउंटेड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन and called the positive longitude, and the negative longitude is the longitude counted for the prime meridian is called the negative longitude, ठीक है। so that is all about the latitude and the longitude of the earth. now we are discussing about the revolution of the earth. earth revolves round to the sun, and ये earth है, ये sun है, ये round इसके revolve. planet of the eclipse, the earth revolve around the sun as a ecliptical orbit is called the planet of the ecliptic. so earth equator makes an angle of the 23.5 with the planet of the ecliptics. earth axis is inclined as a 66 degree, यहाँ पे ये इंक्लाइंड होती है, ठीक है। the speed of the earth revolution along its orbit is the 29 किलोमीटर पर सेकेंड, 29 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सो द वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, पोल एक्सपीरियंस 6 मंथ ऑफ द डे एंड 6 मंथ ऑफ द नाइट, ट्रॉपिक्स एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ ऑफ द डे एंड द इक्वल लेंथ ऑफ द नाइट। पोल्स में क्या होता है, इक्वल 6 मंथ होंगे जो कि नाइट्स और डे के होते हैं, जबकि ट्रॉपिक्स में क्या होता है, इक्वल लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट होता है। ट्रॉपिक्स में यहाँ पे डे और नाइट की बात की जाती है। ना चेंज ऑफ द सीज़न कैसे होता है, ट्रॉपिक एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ ऑफ द डे एंड द नाइट। 4 डिवीज़न ऑफ द ईयर इन स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। कितने डिवीज़न होते हैं हमारे पास, तो हमारे पास एक होता है स्प्रिंग का, एक होता है समर, एक होता है ऑटम एंड एक होता है विंटर। okay, so these are the marked particular weather patterns of the daylight. and now distance between earth and the sun, अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस, द डिस्टेंस अर्थ एंड द सन वेरीज द इलिप्टिकल शेप ऑफ द अर्थ एंड अर्थ अराउंड द सन। ये कैसा शेप होता है उसका, इलिप्टिकल, ठीक है। सो देयर इज ए लाइक पेरिहीलियन का मतलब क्या होता है, द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। अगर अर्थ क्लोजेस्ट होती है दैट इज नोन एज द पेरिहीलियन। एपीहीलियन का मतलब होता है अर्थ इज़ द फार्थेस्ट, ये होता है 147, और फार्थ होगी तो ये होगा 152 मिलियन किलोमीटर, और इसको कहते हैं एपीहीलियन। और चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन डज नॉट कॉज एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, ठीक है। नाउ द इक्विनॉक्स की बात की जाए तो इक्विनॉक्स में क्या होता है, 2 days वेयर द सन इज़ वर्टिकली ओवरहेड टू द इक्वेटर। अगर सन जो है वो वर्टिकली ओवरहेड करता है इक्वेटर के, यहाँ पे अगर ये वर्टिकली ओवरहेड कर रहा है, मतलब ये है कि इसको वर्नल इक्विनॉक्स बोलेंगे या फिर ऑटोमनल भी बोल सकते हैं, ऑटोमनल भी बोल सकते हैं, वर्नल और ऑटोमनल। वर्नल का मतलब आता है 21 मार्च में जो होता है, सन स्टार्ट द मूव टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पे कैंसर की तरफ आएगा, दैट इज़ द वर्नल। और अगर कैप्रिकॉर्न की तरफ आता है तो उसको कहते हैं क्या, ऑटोमनल इक्विनॉक्स। ये सितंबर में आता है और ये आता है हमारा मार्च में, ठीक है, ये हो गया। और जब पेरिहीलियन होता है ना, मतलब सन जो है बहुत दूर होता है, मतलब पास होता है अर्थ के, वो आता है 3 जनवरी को, और एपीहीलियन आता है 4 जुलाई को, जब सन दूर होता है। जब सन दूर होगा तो 4 जुलाई हो जाएगी, और सन जब पास होगा तो 3 जनवरी हो जाएगी। और ये सब हो गया। देन इंसोलेशन एनर्जी इज इक्वल इन द बोथ हेमिस्फीयर में क्या होता है, इंसोलेशन एनर्जी इक्वल होती है। अब हम पढ़ेंगे सॉलिस्टिस। एदर ऑफ द 2 times ऑफ द ईयर द सन इज एट इट्स ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेलेस्टियल इक्वेटर। अब है समर सॉलिस्टिस, इट इज़ फॉर 21 जून
एंड इट इज़ सन इज़ वर्टिकली ओवरहेड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर। ये वर्टिकली ओवरहेड हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर के, इसको समर सोलिस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलिस्टिस बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि लॉन्गेस्ट डे होता है ये, जिसको कि 21 जून भी बोला जाता है। लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इज इन द हेमिस्फेयर। इंसोलेशन एनर्जी इज द ग्रेटेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। नाउ द विंटर सोलिस्टिस जो होता है, इसको कहते हैं विंटर सोलिस्टिस। जो विंटर सोलिस्टिस होता है ये होता है 22 दिसंबर को, और यहाँ पर क्या होता है, सन वर्टिकली ओवरहेड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, और लॉन्गेस्ट डे भी बोलते हैं और शॉर्टेस्ट नाइट भी बोलते हैं, जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर का लॉन्गेस्ट डे है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट नाइट है और यहाँ पे इंसोलेशन एनर्जी ग्रेटेस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। नाउ द लीप ईयर क्या होता है? अब देखो, जो लीप ईयर होता है ना, लीप ईयर का मतलब होता है 365 एंड 1/4 डे, मतलब 365 एंड 6 आवर और जुड़ जाते हैं। तो एवरी 4 ईयर में क्या होता है कि 6 आवर फ्रॉम द प्रीवियस 3 ईयर्स इज कुमुलेटेड एंड एडिड टू द 29 फरवरी को ये ऐड हो जाता है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहा जाता है इसको। और उस दिन 366 डेज हो जाते हैं। तो हर 4 साल में 6 मतलब 24 हो गए, ये जुड़ जाएंगे और फिर लीप ईयर बन जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल टाइम एंड इंटरनेशनल डेटलाइन। देखो, इंटरनेशनल डेटलाइन जो है ये पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है ये, जो कि हम जैसे ही डेट लाइन के आगे जाएंगे तो एक दिन और, जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे तो एक दिन क्या होता है? बढ़ जाता है। आफ्टर क्रॉसिंग दिस वन डे व्हेन द क्रॉस इट विल बी एक्सटेंड। सो अडॉप्टेड एज ए इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। वाशिंगटन में कॉन्फ्रेंस हुई थी 1884 में, जिसको इसको लिया गया था। ए डे इज़ गेन व्हेन द क्रॉस टू द वेस्ट टू ईस्ट। जैसे ही वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे डे गेन होगा। लॉस्ट व्हेन क्रॉस टू ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो लॉस करेंगे, जबकि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम एक दिन को गेन कर लेंगे। टाइम एडवांस इज ईस्टवर्ड डायरेक्शन एंड द डिक्रीज इन द वेस्टवर्ड। ईस्टवर्ड की तरफ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? ईस्टवर्ड की तरफ जाएंगे तो कम हो जाएगा, वेस्टवर्ड की तरफ जाएंगे तो एडवांस हो जाएगा। सो एक रिवॉल्यूशन जो होता है ना, वो होता है 360 डिग्री का, मतलब 24 आवर। तो 15 डिग्री का मतलब आ जाएगा 1 आवर, 1 डिग्री का मतलब आ जाएगा 4 आवर, ठीक है। तो टाइम जोन्स जो बनते हैं, अब हम टाइम जोन्स के बारे में बताएंगे कि फ्रांस में जो टाइम जोन है वो है 12, रशिया में है वो है 11, यूके में है वो है 9, ऑस्ट्रेलिया में है 8, कनाडा में है 6, ठीक है। फ्रांस में 12 है, फिर रशिया में है 11, ठीक है, रशिया में है 11, यूके में 9 है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में 8 है, ठीक है, और कनाडा में है 6। सिडेरल टाइम क्या होता है? सिडेरल टाइम इज़ ए टाइम मेजर्ड बाय द डायurnal मोशन ऑफ स्टार्स। स्टार्स के मोशन की वजह से जो टाइम होता है सिडूरल होता है, ठीक है। और अपरेंट सोलर टाइम जो होता है, दैट इज़ द अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन ऑफ द स्काई। सन डायल इज़ यूज टू मेजर द अपरेंट सोलर टाइम। इट इज़ सिंक्रोनस विद द रेगुलर क्लॉक स्पीड। मीन सोलर टाइम क्या होता है? जैसे कि सिविल टाइम होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टाइम। सिविल टाइम में तो फ्रॉम मिडनाइट टू नून और नून से मिडनाइट, जिसको एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन बोलते हैं। और जो एस्ट्रोनॉमिकल टाइम होता है ये स्टार्ट एट द 0 आवर एंड एंड विद द 24 आवर, ठीक है। नाउ 1 जनवरी 1925 को मीन सोलर डे मनाया जाता है, विच वॉज ए नून। 1 जनवरी 1925 मीन सोलर डे बिगन एट द मिडनाइट। स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा है इंडिया का, स्टैंडर्ड टाइम जो है 82.5 से मेज़र किया जाता है, जिसको UTC प्लस यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड प्लस 5, मतलब ये 5.5 घंटे आगे है यूनिवर्सल टाइम से, ठीक है। सो IST जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम जो है हमारा इंडिया का, दैट इज़ शंकरगढ़ फोर्ट ऑफ द, ये शंकरगढ़ फोर्ट है मिर्ज़ापुर में, शंकरगढ़ फोर्ट ऑफ द मिर्ज़ापुर। एंड यहाँ पे इलाहाबाद यूपी में है ये, ठीक है। कहाँ है? इलाहाबाद यूपी में।
लोकल मीन टाइम जो है ईस्टर्न साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन लेटर देन स्टैंडर्ड टाइम एंड वेस्टर्न साइड ऑफ प्राइम मेरिडियन अर्लियर देन स्टैंडर्ड टाइम। तो जो ईस्टर्न पार्ट होता है दैट इज़ द लेटर होता है और जो वेस्टर्न पार्ट होता है वो अर्लियर होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक्स तो कैसे फॉर्मेशन होता है, देखो कूलिंग होती है और सॉलिडिफिकेशन होता है। सॉलिडिफिकेशन किसका होता है, मोल्टन रॉक्स का। मोल्टन रॉक्स जितनी भी होती हैं उनका क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है। तो क्या बन जाता है, वो मैग्मा होता है। मैग्मा से वो किस में कन्वर्ट होगा, लावा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो जो कंपोजिशंस होती है रॉक्स की दो तरीके की होंगी। पहला होता है एसिडिक एंड दूसरा होता है बेसिक। दही लाते भाई माँ तो कहते कुछ खाने। हाई प्रोपोर्शन ऑफ द सिलिका, यहाँ पे सिलिका ज़्यादा होता है एंड लेस डेंस लाइटर कलर होता है। एंड जो बेसिक होगा हाई प्रोपोर्शन ऑफ द बेसिक ऑक्साइड्स, यहाँ पे ऑक्साइड होंगे जो कि फेरस एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। डेंसर एंड डार्कर कलर का होता है, ये डेंस होता है और डार्क कलर का होता है। एंड जो एसिडिक होता है हाई प्रोपोर्शन ऑफ द सिलिका होगा एंड दिस इज़ द लेस डेंस होगा एंड लेस लाइटर कलर का भी होगा। लेकिन जो बेसिक लावा होता है दैट इज़ द डार्क कलर का होता है एंड यहाँ पर ऑक्साइड्स की मात्रा लाइक फेरस और एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन द देयर ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं जिसको हम प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। फर्स्ट इज़ द प्लूटोनिक रॉक एंड दूसरी होती है एक्सट्रूसिव रॉक जिसको हम कहते हैं वॉल्केनिक रॉक। ठीक है, सो जो इंट्रूसिव रॉक होती हैं इसमें आता है क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट आएगा एंड प्लूटोनिक और क्रिस्टलाइन रॉक्स आर फॉर्म बाय द शॉवर कूलिंग। सो वास्ट फॉर्मेशन ऑफ द प्लूटोनिक रॉक्स आर द बैथोलिथ, इसको हम कहते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होती है, प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं। इसमें ग्रेनाइट और गैब्रो दो तरीके की रॉक आएंगी, एक तो आएगी ग्रेनाइट, दूसरी आएगी ग्रेबो। ठीक है, ग्रेबो एंड ग्रेनाइट। सो इसको हम कहते हैं बैथोलिथ बोलते हैं। और क्रिस्टलाइन रॉक्स होती हैं यहाँ पे जिसका कूलिंग होता है, दैट इज़ द इंट्रूसिव रॉक जो होती है क्रिस्टलाइन होती है। लेकिन जो एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं, ये एक्सट्रूसिव रॉक्स जो होती हैं ये सॉलिडिफाई होंगी अंडर द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन जो बनेगा, लावा का फ्लो होगा, लावा शीट्स बनेगा और लावा प्लेट्यूज भी बनेंगे। यहाँ पे होता है बेसाल्ट एंड रायोलाइट। क्या होता है यहाँ पे, बेसाल्ट एंड रायोलाइट। वहाँ पे तो बेसाल्ट था, ग्रेनाइट एंड गैब्रो था। यहाँ पे जो एक्सट्रूसिव में बनता है दैट इज़ बेसाल्ट एंड रायोलाइट एंड इंट्रूसिव में बनता है वो बनता है ग्रेनाइट एंड गैब्रो। नाउ द sedimentary rock, these are the igneous rock what we discussed. Now we are going to discuss second rock, that is sedimentary rock is formed in the sedimentation form, transformation sediment into the rocks by process of compaction and the cementation. लिथिफिकेशन होता है यहाँ पे, लिथिफिकेशन and cementation of the rock and they are the non-crystalline and layered structure होता है इसका, they are layered in the structure and fossil are formed in the rock. यहाँ पे क्या मिलते हैं हमें, fossils भी मिलते हैं। ठीक है, so this clastic rocks जो होती हैं, rocks formed by the accumulation of the older rocks and the composed of silicate mineral रॉक फ्रैगमेंट। तो यहाँ पे सैंडस्टोन और शेल होता है, इसका टाइप क्या होता है, सैंडस्टोन एंड शेल। नाउ द केमिकल रॉक्स जो बनती हैं इसमें आता है जिप्सम, नाइट्रेट एंड बेराइट्स। जिप्सम, नाइट्रेट एंड बेराइट्स होता है। केमिकल प्रेसिपिटेशन होता है मिनरल्स का जिसमें कि जिप्सम, नाइट्रेट एंड बेराइट्स होते हैं। फिर ऑर्गेनिक और बायोकेमिकल रॉक्स होती हैं जिसमें हम कोल, लाइमस्टोन और चाक को रखते हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक और बायोकेमिकल रॉक बोलते हैं। इसमें हम कोल को रखते हैं, लाइमस्टोन को रखते हैं और चाक को रखते हैं। ठीक है, कोल, लाइमस्टोन एंड चाक। नाउ द मेटामॉर्फिक रॉक, ये थर्ड टाइप की रॉक होंगी जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोल रहे हैं। इसमें फॉर्मेशन होता है जब इग्नियस
और सेडिमेंट्री रॉक जो दोनों ट्रांसफर होती हैं हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में, एंड दे आर लाइक, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे क्ले जो है, क्ले कन्वर्ट होता है स्लेट में, कोल इज़ कन्वर्ट इन द ग्रेफाइट, लाइम स्टोन जो कन्वर्ट हो रहा है वो मार्बल में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रेनाइट इज़ कन्वर्ट इन द नीस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेनाइट, एंड sandstone is convert into the quartzite. Sandstone is the convert into the quartzite, and shell is convert into the schist. So यहाँ पर दो तरीके की रॉक है, foliated rocks and non foliated rocks. So these are the foliated and non foliated rocks are there. So this all about the geography part 1 we discussed today.